आज हमारा लेक्चर नंबर है 24 और कंसेप्ट जो आज हमने स्टडी करने हैं प्रोस्पेक्टस के गिर्द ही घूम रहे हैं। आज के कंसेप्ट भी हमने कल भी प्रोस्पेक्टस जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड डिस्कशन होगी। एक हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ एक्सपर्ट। क्या प्रोस्पेक्टस की प्रिपरेशन में किसी एक्सपर्ट को यूज किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वो किन कंडीशंस के साथ? फिर प्रोस्पेक्टस में अगर कोई मिस स्टेटमेंट हो तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी? ऑफेंस, प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट याद रखें एक ऑफेंस होता है, जुर्म होता है। इसकी लायबिलिटी क्या होगी, सजा क्या मिलेगी, वो स्टडी करेंगे। और आज के लेक्चर में हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एक्सपर्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक्सपर्ट किसको कहते हैं? एक्सपर्ट देखें, एक्सपर्ट का मतलब है कोई भी ऐसा बंदा जो किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल रखता है, जो एक्सपर्ट है किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी वैल्यूअर, क्या उसकी प्रोस्पेक्टस की प्रिपरेशन में जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। हो सकता है कि हमने प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना हो ताकि लोगों को हमारी रियल एसेट्स का पता चले कितने हैं। हो सकता है लॉयर भी एक एक्सपर्ट है। प्रोस्पेक्टस की प्रिपरेशन में क्या उसका रोल हो सकता है? बिल्कुल। कुछ लीगल केसेस जो कंपनी ने हो सकता है दूसरे लोगों के खिलाफ फाइल किए हो या दूसरे लोगों ने कंपनी के खिलाफ फाइल किए हो, उसके ऊपर लॉयर का ओपिनियन क्या है वो हमें बताना होगा। इंजीनियर हो सकता है, हमें अपने मशीनरी की कैपेसिटी, उसकी लाइफ के बारे में हो सकता है, उसकी वैल्यू के बारे में हमें अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना हो। तो इसीलिए याद रखें कि प्रोस्पेक्टस की प्रिपरेशन में डायरेक्टर्स का रोल तो होता ही होता है। बेसिकली तो ज्यादा रोल डायरेक्टर्स का, वो प्रिपेयर करते हैं प्रोस्पेक्टस। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करने के लिए उन्हें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये एक्सपर्ट कौन होते हैं? ये एक्सपर्ट होते हैं जैसे कोई वैल्यूअर हो गया प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए, लॉयर हो गया वकील, कोई इंजीनियर हो गया, कोई बैंकर हो सकता है, सिक्योरिटी एडवाइजर हो सकता है, कंसल्टेंट वगैरह, कोई अकाउंटेंट हो सकते हैं। या ये सारा लिखने बाद कहता है कोई भी और पर्सन जिसका प्रोफेशन उसको इजाजत अथॉरिटी देता हो कि वो एक स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकता है, सर्टिफिकेशन कर सकता है किसी चीज के बारे में, किसी चीज को सर्टिफाई कर सकता है। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन ये पैदा होता है, वैल्यूअर या एक्सपर्ट, किसी भी एक्सपर्ट को, फॉर एग्जांपल वैल्यूअर है, इसके बयान को, इसकी स्टेटमेंट को, इसके सर्टिफिकेट को प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करना क्यों जरूरी है? डायरेक्टर्स ये भी तो हो सकते हैं कि हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाएं और एक्सपर्ट का नाम लिए बगैर, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किए बगैर अपने नाम से कह दें कि हमने मार्केट से वैल्यूएशन लगवाई है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। किसी एक्सपर्ट को इंक्लूड ना करें, सिर्फ डायरेक्टर ही डायरेक्टर है। ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन याद रखें जब तक किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होती लोग उसके ऊपर एतबार नहीं करते, रिलाय नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फर्ज कीजिए एक ऐड है टीवी में, ऐड, उसमें कोई टूथपेस्ट जो है उसकी ऐड है। अब अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस है वो बड़े मजे से वो नाच गाना करके वो उसको इस्तेमाल करके कहते हैं बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, शायद हम लोग इतने कन्विंस ना हो। लेकिन एक जो डॉक्टर है वो अगर उसको ये स्टेटमेंट देगा कि जी मैंने इसको क्लिनिकली टेस्ट किया है, अपने पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये टूथपेस्ट है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है दूसरे टूथपेस्ट की निस्बत, हमारा ये रिलायंस, हमारा यकीन अब इस डॉक्टर की स्टेटमेंट के बाद उस टूथपेस्ट पे बढ़ जाएगा। ये डॉक्टर है एक्सपर्ट। वो जो दूसरे एक्टर्स होता है वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है। उन्हें तो कोई भी बंदा पैसे देके कोई भी स्टेटमेंट उनके मुंह से निकलवा सकता है, लेकिन डॉक्टर एक प्रोफेशनल बंदा है, उन्हें पता है कि हम जो भी स्टेटमेंट अपने मुंह से देंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए अक्सर प्रोस्पेक्टस की प्रिपरेशन में डायरेक्टर के साथ साथ कुछ जगहों पे इन एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि ये कुछ टेक्निकल नेचर के मामलात होते हैं। आपने इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना सिर्फ एक ही एग्जांपल काफी है, रटा लगाने के लिए सारे एक्सपर्ट के एग्जांपल याद कर लें कि केस स्टडी में हो सकता है कोई भी एग्जांपल दे दे, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए सिर्फ एक वैल्यूअर की एग्जांपल काफी है।
तो इस बात से हम एग्री करते हैं कि सम टाइम प्रॉस्पेक्टस की प्रिपरेशन में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो एक डायरेक्टर की बजाय अगर किसी एक्सपर्ट की तरफ से इंक्लूड की जाए वो इंफॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट, तो ज्यादा रिलायबल होती है, लोगों का एतबार बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और लॉ क्या कहता है? कहता है अगर आपने अपने, ये कंडीशन बहुत अहम है, सिंपल कंडीशन है लेकिन अहम, एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। कह रहे अगर आपने अपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी स्टेटमेंट इंक्लूड करनी है बाय एक्सपर्ट तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या? पहली चीज, एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो बाद में पता चले वो जो डॉक्टर था, वो जो दे रहा था, वो टूथपेस्ट बनाने वाले का भाई था। अगर ये पता चलेगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं था, कनेक्टेड था, तो फिर रिलायंस कम हो जाती है। इसीलिए एक्सपर्ट का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट होने से मुराद वो कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा ना हो, कंपनी की प्रमोशन का हिस्सा ना, यानी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी प्रमोटर्स में शामिल नहीं था, मैनेजमेंट में शामिल नहीं है, ओनर्स में शामिल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होगा। एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और फिर ये ना हो आपने प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट को पता ही नहीं है और आपने प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का नाम इस्तेमाल कर लिया। ऐसे नहीं, आपने रिटन कंसेंट लेनी है एक्सपर्ट से। सर आपकी स्टेटमेंट को हम अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर रहे हैं, रिटन कंसेंट लें और मेंशन करें प्रोस्पेक्टस में कि एक्सपर्ट ने कंसेंट दी है और इसको विड्रॉ नहीं किया। ठीक है, कि कंसेंट दी है और विड्रॉ नहीं किया। ये कंडीशंस है तीन। पहली कंडीशन क्या? एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या? एक्सपर्ट ने रिटन फॉर्म में कंसेंट दी हो। तीसरी कंडीशन क्या? प्रोस्पेक्टस में आपने लिखना है कि ये जो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट है ये हमने अपनी तरफ से नहीं दी, एक्सपर्ट ने रिटन फॉर्म में हमें कंसेंट दी है और कंसेंट विड्रॉ नहीं कराई। कंसेंट विड्रॉ का मतलब यह है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सपर्ट कोई कंसेंट दे दे, 2-3-4 दिन बाद उसे पता चले कि इस टूथपेस्ट में तो कुछ केमिकल ऐसे हैं जो कि नुकसानदेह हैं, तो वो फिर अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। तो हमने प्रोस्पेक्टस में लिखना होता है कि उसने कंसेंट विड्रॉ नहीं की। यानी कंसेंट देने में और प्रोस्पेक्टस इशू करने में जो दरमियानी पीरियड है, इसमें उस एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं की। ये तीन कंडीशंस है, ये आपको लाजमी 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 याद होनी चाहिए। एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट हो, कंसेंट दी हो और प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना है एक्सपर्ट ने कंसेंट दी और विड्रॉ नहीं किया। यह है एक्सपर्ट। चलिए, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट हमने इंक्लूड कर ली प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस इशू भी हो गया। आपने नोट किया होगा प्रोस्पेक्टस को डिस्कस करते हुए जिस रेगुलेटर या अथॉरिटी का हमने जिक्र किया वो कमीशन है। रजिस्ट्रार को कहीं लिफ्ट नहीं कराई। रजिस्ट्रार इतराज करता है, कहता है यार ऐसे हम, मुझे चलो आप अप्रूवल ना लो मेरे से, कोई बात नहीं है, कम से कम मुझे इस काबिल तो समझो कि जहां बाकी दुनिया को तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, अवेलेबल कर रहे हो, एक प्रोस्पेक्टस मेरे ऑफिस में मेरे पास भी ले आओ। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो हम प्रोस्पेक्टस, हम रजिस्ट्रार के पास जाके प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग भी करते हैं। लफ्ज़ फाइलिंग का मतलब समझ लीजिए, फाइलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने रजिस्ट्रार को जाके अप्रूवल लेनी है, अप्रूवल कमीशन से लेनी है। फाइलिंग का मतलब हम सिर्फ इतला दे रहे हैं। अप्रूवल में और फाइलिंग में फर्क है। आप घर से निकलने से पहले अपने वालिद साहब से पूछते हैं, अब्बा जी अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊं, ये और स्टेटमेंट है। और अगर आप ये कहते हैं अब्बा जी मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, ये और स्टेटमेंट है। पहले में आप इजाजत ले रहे हैं, दूसरे में इजाजत नहीं ले रहे, बता रहे हैं। तो पहले वाली है अप्रूवल वाली बात और दूसरी वाली स्टेटमेंट है फाइलिंग। कमीशन से हम अप्रूवल लेते हैं, कमीशन अब्बा जी की तरह। रजिस्ट्रार जो है उसको हम सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, वो इस वक्त भाई की तरह है, उसको सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, पूछते नहीं उसे जाऊं कि ना जाऊं। तो फाइलिंग करनी है रजिस्ट्रार के पास। कब फाइलिंग करनी है प्रोस्पेक्टस की? ऑन आर बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन जिस दिन पब्लिश किया उस दिन या उससे पहले। और ये प्रोस्पेक्टस हर डायरेक्टर ने साइन किया हो। प्रोस्पेक्टस के अंदर जिस डायरेक्टर के नाम है ना पर्टिकुलर, उन्होंने साइन किया हो, ताकि ये जिम्मेदार हो बाद में अगर कोई गड़बड़ हो तो इनको पकड़ा जा सके। अगर साइन नहीं करते या जमा नहीं करवाते तो लेवल 2 की पेनल्टी होगी। फाइलिंग और याद रखें, फाइलिंग का वर्ड जो है वो
एक और आगे चल के मीटिंग में यूज होगा। ये यूज होता है जब हम कोई भी चीज रेगुलेटर को सबमिट करवाते हैं, तो इसे कहते हैं फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब रेगुलेटर्स को आपने सबमिट करवाया कोई भी चीज। आगे चल के एक वर्ड आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को भी देनी है, मेंबर्स को भी देनी है। मेंबर्स के लिए वर्ड यूज होगा सेंड मेंबर्स, रजिस्ट्रार के लिए वर्ड यूज होगा फाइल विद रजिस्ट्रार। तो फाइल का मतलब क्या है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को कोई चीज सबमिट करवाना। बहरहाल तो प्रॉस्पेक्टस सबमिट करवाना आता है हमने पब्लिश की डेट या उससे पहले। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी सबमिट करना है। अब आपको प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में फर्क समझ आना चाहिए। इनमें से प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इनमें से कौन सी डॉक्यूमेंट है? ये दोनों सेपरेट डॉक्यूमेंट है। इनमें से कौन सी डॉक्यूमेंट है जो प्राइवेट कंपनी सबमिट करती है? कोई भी नहीं। कोई प्राइवेट कंपनी ना प्रॉस्पेक्टस बनाती है ना स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये दोनों पब्लिक कंपनी बनाती है। पब्लिक कंपनी ने जब जनरल पब्लिक को इशू करने हो शेयर्स तो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। जब प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से शेयर इशू करने हो तो फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल की जाती है। तो ये दोनों रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, अच्छा रजिस्ट्रार हमने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, कमीशन से अप्रूवल ले ली, रजिस्ट्रार को भी फाइल कर लिया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस प्रॉस्पेक्टस में सबमिट करवाने के बाद, इशू करने के बाद लोगों ने सब्सक्रिप्शन की, पैसे जमा करवाए और बाद में पता चला प्रॉस्पेक्टस में कोई चीजें गलत थी? जैसे पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट था वो गलत था, एक्चुअल प्रॉफिट कम था, प्रॉस्पेक्टस में जानबूझ के ज्यादा रिपोर्ट किया गया था, या कुछ और गलती थी। क्या प्रॉस्पेक्टस में कोई गलती हो सकती? इसका जवाब है बिल्कुल गलती हो सकती है। अच्छा, तो क्या ये गलती है कि जुर्म है? अगर प्रॉस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट, देखें जुर्म की सजा होती है, गलती की माफी हो जाती है। लॉ कहता है नहीं, आपने अगर डायरेक्टर्स ने जानबूझ के या अनजाने में प्रॉस्पेक्टस में कोई गलत स्टेटमेंट इंक्लूड की, जानबूझ के की, तब तो उनकी बहुत ही ज्यादा गलत सजा मिलेगी ना उनको। अनजाने में की फिर भी उनका कसूर है, वो इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है काम कर सके, तो क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं हम? तो इसीलिए उन्होंने कहा अगर आप प्रॉस्पेक्टस में कोई गलती करते हैं, वो एरर हो सकता है, ओमिशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। एरर का मतलब कोई चीज इंक्लूड की, गलत की, जैसे पिछले सालों का प्रॉफिट ओवरस्टेट करके शो करवा दिया। ओमिशन का मतलब कोई चीज शामिल करनी थी, नहीं की, यानी कंपनी के खिलाफ लीगल केस जो फाइल हुए थे वो प्रॉस्पेक्टस में डालने थे, कमीशन ने कहा था लेकिन नहीं डाले। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे लोग गलत नतीजे पे पहुंचे, कह दिया हमारी कंपनी तो प्रोफेशन में सबसे बेस्ट है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो किसी भी केस में, इसका मतलब है इन तीनों की एग्जांपल दी ना उसने, ये तीनों है मिस स्टेटमेंट। क्या प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हो तो ये जुर्म है? लॉ कहता है बिल्कुल ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये जुर्म है। प्रॉस्पेक्टस में कोई गलती होना, आपने इन्वेस्टर के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी आपके हवाले की और आप उन्हें गलत स्टेटमेंट दे रहे थे, जुर्म। सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? डिपेंड करता है। अगर तो अनजाने में गलती कर दी तो फिर सिविल लायबिलिटी है। सिविल लायबिलिटी में सिर्फ इतना होता है जितना अगली पार्टी का नुकसान हुआ है वो भरे, और अगर नुकसान नहीं हुआ तो कुछ भी ना भरे। सिविल लायबिलिटी का मतलब ये है। लेकिन अगर अनजाने में मिसस्टेटमेंट की तो फिर क्रिमिनल लायबिलिटी है, आपके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर होगा, ताजीराते पाकिस्तान दफा 420 के तहत, या जो भी दफा होती है सेक्शन में। तो ऑफेंस, प्रॉस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है, ये ऑफेंस है, जुर्म है। इसकी सजा क्या है? इसकी कुछ क्रिमिनल लायबिलिटी है, कुछ सिविल लायबिलिटी है। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? अगर जानबूझ के मिसस्टेटमेंट की जाए, 3 साल कैद बामुशक्कत, बामुशक्कत नहीं लिखा हुआ, 3 साल कैद, या 100 मिलियन फाइन, ओनली 100 मिलियन,
कितना बना, 10 करोड़ बनता है, या दोनों, क्रिमिनल लायबिलिटी। और अगर अनजाने में गलती हो गई लेकिन दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ, अब खुद बताइए, अगर फर्ज किया मैं गाड़ी पे जा रहा हूं, मैं नहीं, ये भाई गाड़ी पे जा रहे हैं, ये भाई गाड़ी पे जा रहे हैं, आगे कोई बंदा आया, जानबूझ के ओवर स्पीड करते हुए बंदे को ठोक दिया इन्होंने, इनको सजा ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में ये अपने किसी और ख्याल में थे, इन्हें आगे बंदा ज्यादा नजर नहीं आया, या गाड़ी की ब्रेक फेल थी, टाइम पे इन्होंने उसकी रिपेयर ही नहीं करवाई थी और एक्सीडेंट हो जाता है, ये भी इनका कसूर है, लेकिन अब इनको सजा थोड़ी कम, अब ये सिविल लायबिलिटी में आएगा। जानबूझ के गलत काम किया, क्रिमिनल लायबिलिटी में। सिविल लायबिलिटी में क्या, अभी इनका कसूर था ना, इनको चाहिए कि और कुछ ना सही, कम से कम उस गरीब आदमी को जो भी नुकसान हुआ, चोट पहुंची है, अस्पताल लेके जाएं, उनके इलाज मुआवजे पे जितना खर्चा है वो बर्दाश्त करें। एग्जैक्टली यही लॉ कहता है। कहता है सिविल लायबिलिटी में लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट थी, किसी इन्वेस्टर ने उस प्रोस्पेक्टस पे इतबार किया, रिलाय किया, प्रोस्पेक्टस पे रिलाय करते हुए शेयर्स खरीदे और शेयर खरीदने से नुकसान हुआ। ये तीनों बातें इंटरलिंक्ड है कि प्रोस्पेक्टस में गलती थी, इन्वेस्टर ने प्रोस्पेक्टस खरीदा, प्रोस्पेक्टस लिया, प्रोस्पेक्टस की बेस पे शेयर खरीदे तो नुकसान हुआ। तो अब जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदार है एवरी ऑफरर आर इश्यूअर। ऑफरर आर इश्यूअर कहते हैं कंपनी को, हर कंपनी। और कौन? उसके डायरेक्टर। और कौन? वो लोग जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को साइन किया हुआ है, यानी एक्सपर्ट का जिक्र कर रहा है, एक्सपर्ट। ये लोग लायबल होंगे, कंपनसेट करें। किसको कंपनसेट करें? जिसका नुकसान हुआ है। कंपनसेट करने का मतलब क्या है? जितना नुकसान हुआ है उस पार्टी का। जैसे फर्ज कीजिए पिछले कई सालों में लॉस था, मैंने कंपनी में 10 लाख इन्वेस्टमेंट की, प्रोस्पेक्टस में उन्होंने प्रॉफिट शो करवाया हुआ था, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी उसके बाद भी अगले साल भी लॉस हुआ, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, लेकिन मुझे पता चला कि पिछले प्रोस्पेक्टस में तो गलती थी, मैं केस करूंगा कंपनी के खिलाफ, डायरेक्टर्स के खिलाफ, एक्सपर्ट के खिलाफ जिसने सर्टिफाई किया था। और अब मुझे क्या किया जाएगा? कंपनसेट कैसे किया जाएगा? मेरा जितना भी नुकसान होगा वो कंपनी, अगर कंपनी या उसके डायरेक्टर या दूसरे लोग जिन्होंने साइन किया हुआ था, जो भी इन्वॉल्व था, अगर एक्सपर्ट इन्वॉल्व था, एक्सपर्ट से भी पैसे लेके मुझे कंपनसेट किया जाएगा, डायरेक्टर को इन्वॉल्व था उससे भी। ठीक, तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफेंस या मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का। बेसिकली दो तरह से लायबिलिटी क्लासिफाई होते हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी, वो हमने डिस्कस कर ली। चलिए अब हम इस लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है? ये ब्रीफली हमने, आपको याद होगा, चैप्टर 11 में डिस्कस किया था कि सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद जो बिजनेस अपना करना चाहे सेल परचेज का कर सकती है। ये नॉर्मली सिचुएशन होती है प्राइवेट कंपनी के केस में, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी हासिल करना जरूरी होता है। ठीक है, शायद चैप्टर 11 में मैंने आपको बताया था। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, किस कंपनी ने एग्जैक्टली हासिल करना है, कैसे हासिल करना है, अगर हासिल करें तो क्या फर्क पड़ता है, ना हासिल करें तो क्या फर्क पड़ता है, ये सारी डिस्कशन अब हम आगे करने जा रहे हैं। जी पॉज कीजिएगा। जी तो अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद जब चाहे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, लॉ ये कहता है उसे जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, लीगल एग्जिस्टेंस तो उसकी क्रिएट हो गई, लेकिन अभी वो अपना सही काम नहीं कर सकती, अभी उसे सेल परचेज करने की इजाजत नहीं है, अभी उसे लोगों के साथ एग्रीमेंट करने की इजाजत नहीं है, अभी उसे बैंक से लोन लेने की इजाजत नहीं है, जब तक कि वो एक और सर्टिफिकेट ना हासिल कर ले। वो कौन सा सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
याद रखें, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बगैर एक पब्लिक कंपनी एग्रीमेंट से कोई नहीं कर सकती, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होंगे। तो प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड नहीं है, एक पब्लिक कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं, कहते हैं हु इज रिक्वायर्ड टू गेट, किन कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है। यानी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड नहीं। ऐसी कंपनी जो पब्लिक तो है लेकिन उसका शेयर कैपिटल नहीं, उसके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड नहीं। किसके लिए रिक्वायर्ड है? एवरी पब्लिक कंपनी भी हो, उसका शेयर कैपिटल भी हो। अच्छा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होती है पब्लिक कंपनी में, उसके लिए सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना जरूरी है कि नहीं? जी, लॉ ये कहता है कि जी अगर वो विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हुई है तो फिर उसके लिए सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना चाहिए। अगर 1 ईयर के बाद कन्वर्ट हुई है फिर उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट, किन कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछे किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, ये लिखेंगे। एग्जाम में अगर पूछे किन कंपनीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड नहीं है, ये लिखेंगे। अच्छा, और अगर एग्जाम में वो पूछे जो अक्सर पूछता है क्या, कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने के लिए कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करनी पड़ेगी, तो वो कंडीशन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने के लिए पब्लिक कंपनी है, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव या कोई डायरेक्टर जो भी मौजूद हो वो, प्लस कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देंगे, रजिस्ट्रार को एक डिक्लेरेशन सबमिट करवाएंगे और कहेंगे सर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए लॉ ने जो जो कहा है हमने वो काम कर लिया है। यानी हमने शेयर्स अलॉट कर दिए अप टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन याद है ना, आपको बताया था, वो पैसे जो इकट्ठे करने जरूरी हैं ताकि बिजनेस चलाया जा सके। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दीजिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए मिनिमम जितने पैसे चाहिए वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। और सर हमने इन पैसे इकट्ठे करने में डायरेक्टर्स ने जितने पैसे अदा करने थे वो भी अदा कर दिए फुल। ये नहीं है कि हमने सिर्फ जनरल पब्लिक के पैसे इसमें डाले हैं, हमारे अपने पैसे, डायरेक्टर्स के अपने पैसे भी इसमें लगे। डायरेक्टर्स पेड इन फुल फॉर शेयर, डायरेक्टर ने जो शेयर लिए हैं उसकी फुल पेमेंट कर दी है। और जब हमने जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे किए थे, अगर जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे किए थे और ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई थी, तो हमने एक्स्ट्रा पैसे लोगों को वापस कर दिए हैं, हमने लोगों का मजीद कोई पैसा नहीं रखा हुआ। नो मनी पेएबल टू एप्लीकेंट्स इन केस ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब जब जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए गए थे और उन्होंने जब अप्लाई किया था, अगर जितने हमने शेयर इशू करने थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई, तो आपको पता है ना कि जो एक्सेस वालों को हमने रिजेक्ट करना होता है और बाकी लोगों को शेयर इशू करने होते हैं, लेकिन जिनको रिजेक्ट किया उनको पैसे भी तो उनके वापस करने हैं। तो इसलिए यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस हासिल करने के लिए यह डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है कि हमने सारे एप्लीकेंट्स के पैसे वापस कर दिया। नो मनी इज पेएबल, जिनको शेयर इशू करने थे उनको शेयर इशू कर दिए, और जिन एप्लीकेंट्स को शेयर इशू नहीं किए हमने क्योंकि वो एक्सेस थे, उनको पैसे वापस कर दिए। ठीक है। और अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं है तो हमने स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दिया। आपको पता है पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से शेयर इशू करे तो स्टेटमेंट ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना होता है। ये 1 2 3 4 कंडीशंस हैं जो कि किन लोगों ने डिक्लेरेशन देनी है, चीफ एग्जीक्यूटिव या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ने। किसको डिक्लेरेशन देनी है? रजिस्ट्रार को। क्या? 4 शर्तें। पहली, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी, डायरेक्टर्स ने पूरी पेमेंट दे दी है,
एप्लीकेंट्स को कोई मनी पेएबल नहीं है अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन था। अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं था तो फिर उस सूरत में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल कर दी गई है। ये कंडीशंस डिक्लेरेशन दे दी रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार इसको चेक करेगा और अगर मुतमिन हुआ तो रजिस्ट्रार कहेगा ओके और इशू कर देगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद पब्लिक कंपनी हर तरह का काम कर सकती है, हर तरह का एग्रीमेंट, सेल परचेज वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने एक कंसेप्ट हम आपको पढ़ाया था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी एग्रीमेंट होते हैं प्रोमोटर्स के, वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने से पहले जो एग्रीमेंट होते हैं उनका क्या स्टेटस है वो सुन लें। एक प्राइवेट कंपनी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद जितने भी एग्रीमेंट्स करेगी सारे वैलिड है, टोटली वैलिड, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना रिक्वायर्ड ही नहीं। लेकिन एक पब्लिक कंपनी अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले एग्रीमेंट करती है, उसका स्टेटस क्या होगा? अगर वो एग्रीमेंट बोरोइंग एग्रीमेंट है ना, लोन का किसी बैंक वगैरह के साथ किया है, वो टोटली वाइड, खत्म, इनवैलिड। अगर बोरोइंग का एग्रीमेंट है टोटली वाइड। लेकिन अगर दूसरे एग्रीमेंट है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स का, एडवांस का, तो याद रखें वो एग्रीमेंट प्रोविजनल होते हैं। प्रोविजनल का मतलब क्या है? अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया तो ये सेल परचेज का एग्रीमेंट वैलिड। अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला तो ये एग्रीमेंट वॉइड। यह है प्रोविजनल का मतलब। यानी पब्लिक कंपनी अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने से पहले एग्रीमेंट करती है, वो बोरोइंग एग्रीमेंट है, वो देखा जाएगा एग्रीमेंट किस किस्म का है। बोरोइंग एग्रीमेंट टोटली वाइड, बोरोइंग के अलावा कोई दूसरा सेल परचेज का एग्रीमेंट है, मशीनरी, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, जो भी सेल परचेज का एग्रीमेंट है, तो वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया तो ये एग्रीमेंट वैलिड बन जाएगा, वरना वाइड होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9, 10 और 11 कंप्लीट कर लिया। आपने इसकी रीडिंग करनी है और पास्ट पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।